अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो चलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो एक पूरा प्लेलिस्ट में प्रिपेयर करी थी उसका नेक्स्ट लेक्चर। पहले वाले लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा था? पहले वाले लेक्चर्स में हमने पढ़ लिया था कि जितने भी अटेम्प्ट्स हुए थे पीरियोडिक टेबल को ड्रॉ करने के लिए वो सब अटेम्प्ट्स हमने पढ़ लिए थे। नेक्स्ट हमने क्या देखा था? नेक्स्ट हमने देखा था कि उन अटेम्प्ट्स के बाद एक जो प्रॉपर पीरियोडिक टेबल थी वो मैनली, फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये सब ये सब चीज़ क्या थी हम लोगों ने पढ़ ली थी, राइट। अब इसके बाद हम क्या देखने वाले हैं? इसके बाद इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी। हमारे पास टोटल 4 पीरियोडिक प्रॉपर्टी होती है। अब पीरियोडिक प्रॉपर्टी क्या कि जैसे जैसे आप पीरियोडिक टेबल में हर एक एलिमेंट को कंपेयर करेंगे तो उनकी साइज़, उनकी हर एक चीज़, पीरियोडिक प्रॉपर्टी आपके पास 4 टाइप की होती है जो कि यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई है। दैट इज़ एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये सब क्या होता है आपको अगर फर्स्ट टाइम सुन रहे हो ना तो एकदम नया नया सुनने को मिल रहा होगा, पर सब क्या होता है ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि अगर आप NSC JS देख लेते हैं, JEE देख लेते हैं या फिर नीट देख लेते हैं तो हर एक पर्सपेक्टिव से ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है पीरियोडिक टेबल वाला। तो अब क्या देखेंगे हम? हर एक एलिमेंट की जो हमारे पास पूरे 118 एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में उसकी आप एटॉमिक रेडियस यानी कि साइज़ कंपेयर करेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब चीज़ें हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। तो चलो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है इस क्लास में जो हम कवर करने वाले हैं दैट इज़ एटॉमिक रेडियस। तो इस क्लास में हम ओनली एटॉमिक रेडियस को देखेंगे। अब एटॉमिक रेडियस ही बहुत लंबा हो जाता है क्योंकि हर एक चीज़ पढ़नी होती है। तो फर्स्ट पहले हम बात करते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं। 118 एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में और उन 118 एलिमेंट की हम एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट करेंगे। पर सबसे पहले ये तो बताना पड़ेगा कि एटम की रेडियस क्या होती है। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बताया कि कोई भी एटम होता है ना, उस एटम की रेडियस क्या होती है कि हमें मालूम है एटम जो होता है वो स्फेरिकल होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस मान लो, ठीक है। अब आसपास क्या है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो इस न्यूक्लियस से अगर हम मानेंगे तो इस न्यूक्लियस से और जो वैलेंस शेल मतलब बाहर वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन घूमता है ना उसको वैलेंस शेल बोलते हैं। जैसे मैं सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो सोडियम 11 नंबर पे आता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ 281। तो बाहर वाली शेल कौन सी हुई? ये 1 वाली, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि न्यूक्लियस से बाहर वाली शेल का जो डिस्टेंस होता है इसी को क्या बोल देते हैं? एटॉमिक रेडियाई बोल देते हैं। ये पहले बताया था। तो डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियाई, ये चीज़ आ गई थी। बट हमने तो ये पढ़ा है कि हमें एटम क्या होता है विजिबल ही नहीं होता, हम देख ही नहीं पाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी एटम की जो वेल डिफाइनाइड बाउंड्री होती है वो बाउंड्री होगी कैसे जब वो दिख ही नहीं रहा है। तो ये तो हमारी इमेजिनेशन वाली थ्योरी हो गई है, राइट। तो आगे क्या हुआ? इस पर क्वेश्चंस उठाए गए कि ये आपने कैसे बोल दिया जब आपने एटम की बाउंड्री डिसाइड नहीं कर रखी कि एटम की बाउंड्री क्या होती है और आप न्यूक्लियस से वैलेंस शेल की डिस्टेंस को क्या बता रहे हो? एटॉमिक रेडियस बता रहे हो। तो ये तो आपकी थ्योरी फेल हो गई है। फिर हमने उसके बाद में क्या बोला कि आप ये मानो कि एटम जो होता है ना, अब ये एक थ्योरी बनाई उन्होंने कि एटम हर एलिमेंट अपने अपने अकॉर्डिंग एग्जिस्ट करता है। जैसे कुछ एलिमेंट फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, कुछ एलिमेंट कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। अब जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं दैट इज़ ओके, बट जो कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं वो कैसे कर रहे हैं? जैसे हमने बोला था O2 होता है ऑक्सीजन गैस, N2 होता है नाइट्रोजन गैस, राइट। ये सब हमने पढ़ा था। तो अब ये सब एग्जिस्ट कैसे कर रहे हैं? तो हम बात करेंगे कि जो भी एलिमेंट अपनी अपनी कंबाइनिंग कैपेसिटी रखते हैं ना, है ना, जो भी एलिमेंट मिल के अपने बॉन्ड बनाते हैं उन बॉन्ड के बेस पे आप क्या रख दोगे? उनके एटॉमिक रेडियाई को डिफाइन कर दोगे, ठीक है। तो आपने क्या बोला कि जो भी वो बॉन्ड बनाएंगे एलिमेंट अपने एक दूसरे के बीच में उसी के बेस पे हम उनकी रेडियाई का नाम रख देंगे। तो जैसे दो मेटल बॉन्ड बना रहे हैं तो उसको आप क्या बोल दोगे? मेटेलिक रेडियाई। कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है यानी कि ओवरलैपिंग। सो ओवरलैपिंग मतलब वो एक दूसरे के ऐसे आ जाते हैं। 2 एटम मैंने बोला है, 2 एटम बोला है तो एक दूसरे के अंदर ऐसे जॉइंट हो जाएंगे तो ये ओवरलैपिंग है। ऐसे बना लेंगे अटैच टच होके तो जस्ट टच हो रहा है ना ये, तो ये क्या हो गया? मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है। ये ऐसे
ओवरलैप हो गए, ओवरलैप हो गए, ऐसे देखो ये ओवरलैप हो गए तो इसको आप क्या बोल दोगे, कोवलेंट बॉन्ड बोल देंगे, राइट है। कोवलेंट बॉन्ड ओवरलैपिंग से बन गया। मेटेलिक बॉन्ड ये टच है बस, ये मेटल एक दूसरे से या मेटल नॉन मेटल जो भी है ना देखेंगे हम आगे, तो ये बॉन्ड बना लिया तो इसको आप क्या बोल दोगे, मेटेलिक बॉन्ड बोल देंगे। एक आएगा हमारे पास आयोनिक बॉन्ड, आयन्स पढ़े हमने, केटायन एनायन, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है केटायन बनता है, एक्सेप्ट कर लेता है एनायन बनता है, तो है ना आयोनिक बॉन्ड क्या हो जाएगा, केटायन एनायन से बनने वाला बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड हो जाएगा। और नेक्स्ट आएगा सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज़ वान डेर वाल्स बॉन्ड। वान डेर वाल्स बॉन्ड जो होता है ना एक टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ओनली, ये कोई बॉन्ड नहीं होता है कि जैसे मैं बोल रही हूँ टच होके बन रहा है, ये ओवरलैपिंग से बन रहा है। आयोनिक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को डोनेट और एक्सेप्ट करके बनता है, तो ये वाला जो वान डेर वाल्स बॉन्ड होता है इसमें ये तीनों चीज़ें नहीं होती। इसमें क्या होता है, जस्ट एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कि जैसे कि नोबल गैसेस हीरे, नीलम और कोहिनूर जैसे रत्न, हमारा जो 18th ग्रुप था एंड वाला, हीरे, नीलम और कोहिनूर जैसे रत्न, यही ओनली वान डेर वाल्स बॉन्ड बनाते हैं और कोई वान डेर वाल्स बॉन्ड नहीं बनाता है क्योंकि स्टेबल होते हैं। अब जो भी एलिमेंट स्टेबल होंगे ये क्या कौन से बॉन्ड बनाते हैं, वान डेर वाल्स बॉन्ड, मतलब ये ओनली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। मैंने बोला ये मेरे पास हीलियम है, ये मेरे पास हीलियम है, तो ये पास नहीं आएंगे क्योंकि स्टेबल है ऑलरेडी, तो बॉन्ड बनाते कब, स्टेबिलिटी के लिए, है ना बेटा, तो ये पास नहीं आएंगे। बस एक अपने अंदर एक हीलियम एक दूसरे के बीच में क्या करेगा, अट्रैक्शन रखेगा, इस अट्रैक्शन को ही आप वान डेर वाल्स बॉन्ड बोल देते हो, ठीक है। तो हमने बोला जैसा उनका नेचर होगा उस नेचर के अकॉर्डिंग आप उसकी एटॉमिक रेडियाई बता देंगे। हमने बोला ठीक है। तो उन्होंने बोला कि मानो हम बोल रहे हैं दो एलिमेंट कंबाइन होंगे तभी तो बॉन्ड बनेगा ना, अब ये बोल दिया। तो हमने बोला कि ये दो एलिमेंट है, अब ये कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है, अभी ओवरलैपिंग्स होंगे किसी से भी होंगे, तो ये दो एलिमेंट जब कंबाइन होंगे तो आप क्या बोलोगे, इन दोनों की जो ये न्यूक्लियस होती है, अब वैलेंस शेल का बोला था हमने, मतलब यहाँ तक का, तो इन दोनों न्यूक्लियस को ऐसे ज्वाइन करो, इन दोनों न्यूक्लियस को आप ज्वाइन करोगे ना, तो इन दोनों न्यूक्लियस को क्या बोल दोगे आप, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ये एक एटम की न्यूक्लियस से दूसरे एटम की न्यूक्लियस के बीच वाली डिस्टेंस को आप क्या बोल दोगे, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बोल दोगे, ठीक है। अब बोला कि इन इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ कर दो, यानी कि ऐसे कर देती हूँ मैं डिवाइड, इन इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ जो होता है वही क्या होता है, उसकी एटॉमिक रेडियाई होती है। जनरल डेफिनेशन सबको मिला के उन्होंने दे दी, तो एक जनरल डेफिनेशन क्या दी, हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम इन अ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल इज नोन एज एटॉमिक रेडियाई। ये क्या हुई, एक जनरल डेफिनेशन दे दी। अब देखो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब कि जो दोनों एटम सेम हो, जैसे मैंने यहाँ पे दो सर्कल बनाया ना, तो ये हाइड्रोजन का एटम और ये हाइड्रोजन का एटम, दोनों एटम सेम है, तो आप क्या बोल दोगे कि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होती है इसका आप हाफ करो, यही आपकी एटॉमिक रेडियाई होगी। ये उन्होंने एक जनरल डेफिनेशन बना दी है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो मैंने पहले ही बता दिया है कि बेस्ड ऑन देयर बॉन्ड एटॉमिक रेडियाई इज डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरी, दैट इज कोवेलेंट रेडियाई, आयोनिक रेडियाई, मेटेलिक रेडियाई एंड वान डेर वाल्स रेडियाई। 4 टाइप से उन्होंने डिवाइड कर दिया। सबसे पहले जो एटॉमिक रेडियाई हम पढ़ रहे हैं दैट इज कोवेलेंट रेडियाई। अब देखो कोवेलेंट रेडियाई क्या होती है, मैंने बताया था कोवेलेंट रेडियाई केमिकल बॉन्डिंग एक चैप्टर आता है 11th या 12th क्लास में, दोनों में, नीट में, जेई में, सब में होता है, तो उसमें ना एकदम एक्सप्लेन करके समझाते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, क्या बनता है। आपको जितना इस क्लास में बताया जा रहा है ना उतना याद रखना है, ज़्यादा दिमाग के घोड़े नहीं दौड़ाने हैं कि वो भी क्या होता है वो भी क्या होता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, इतना नहीं, जितना बताया जा रहा है बस इसको दिमाग में फिक्स करते हुए चलो, ताकि आप आगे के चैप्टर पढ़ोगे तो आपको कॉन्सेप्ट याद आएगा कि अच्छा मैंने इसलिए यहाँ पे पढ़ा था। बेटा जितना सिलेबस में होता है उतना ही आपको उस चैप्टर में पढ़ाया जाता है। अगर हर एक कॉन्सेप्ट उसी टाइम पर क्लियर होने लगे तो वो चैप्टर दूसरे चैप्टर में कन्वर्ट हो जाता है। अभी आपको इस टाइम पे ओनली ये नेम याद रखने हैं, जितना एक्सप्लेन हम कर सकते हैं हम आपको करेंगे, बस इतना याद रखना है, ज़्यादा इसको डीप में नहीं जाना, ये क्या होता है ये क्या होता है ना। पूरा चैप्टर आएगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा ये। कोवेलेंट रेडियाई देखो हम देखेंगे होमोडाइएटॉमिक एंड हेटेरोडाइएटॉमिक। अब होमोडाइएटॉमिक में क्या होता है, होमो मतलब सेम होता है और हेटेरो मतलब डिफरेंट। अगर दो एटम सेम कंबाइन करेंगे तो उसको होमोडाइएटॉमिक बोलेंगे, डिफरेंट कंबाइन करेंगे तो हेटेरोडाइएटॉमिक बोलेंगे। और कोवेलेंट रेडियाई मतलब जो ओवरलैपिंग से बनती है, दोनों एटम हैं एक दूसरे को ऐसे ओवरलैप करेंगे तो ये क्या बन जाएगी, कोवेलेंट
रेडियाई बन जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं होमो एटॉमिक रेडियाई, होमो डाइएटॉमिक रेडियाई। देखो, कोवलेंट बॉन्ड एटॉमिक रेडियस के ओवरलैपिंग से फॉर्म होता है और अगर सेम एटम कंबाइन करेंगे तो वो होमो डाइएटॉमिक बनाएगा। ये हमने पढ़ लिया था। सेम क्या होगा रेडियाई, होमो डाइएटॉमिक एटॉमिक रेडियाई की हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू सेम काइंड ऑफ एटम इज कॉल्ड होमो डाइएटॉमिक रेडियाई। देखो इधर दो सर्कल बनाए हुए हैं, यहाँ पे मैंने ये दिख रहा है आपको, ये डायग्राम देखिए, है ना। इसके बीच में इसका न्यूक्लियस लिया, इसका न्यूक्लियस लिया, ये रेड लाइन ड्रॉ करिए ऐसे। अब ये ड्रॉ लाइन का बीच का क्या होगा, देखो ये एक एटम है ना बेटा, तो इसके न्यूक्लियस से इसका वैलेंस शेल को डिस्टेंस में बांध देती हूँ। ये मेरा एटम ए है और ये भी मेरा एटम ए है, ए मतलब दोनों सेम है। ठीक है, अब ये भी ए मान रही हूँ, तो इसको इसकी रेडियस को क्या मान लूँ मैं, आर है, तो मैं क्या बोल दूँगी कि ये वाला न्यूक्लियस जो ये वाला एटम जो रेडियाई बना रहा है उसको मैं आर ए बोलूँगी, और ये वाला एटम जो रेडियाई बना रहा है उसको भी मैं आर ए, आर मतलब रेडियस, रेडियस ऑफ ए, आर ए मतलब क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ ए, ये बना लिया। अब इन दोनों का हाफ लेंगे, हाफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बोला था मैंने आगे। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि इन दोनों का जब मैं हाफ लूँगी ना, मतलब इस पूरे को मैं क्या बोल दूँगी, डिस्टेंस डी, मतलब ये डी ए जो मैंने लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस ऑफ एटम ए एंड ए, दोनों के बीच का डिस्टेंस है न्यूक्लियस के बीच का, तो ये डी ए मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब डी ए किसको मिलके बना रहा है, इस एटम का आर ए और इस एटम का आर ए, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो पूरा डी ए है तो इसका आर ए प्लस आर ए हो जाएगा। अब डी ए बराबर आर ए प्लस आर ए इज इक्वल टू क्या होगा, 2 आर ए, ये मैंने 2 आर ए लिख दिया। तो अगर मैं ओनली एक एटम का रेडियस निकालूँ तो मैं क्या बोल दूँगी, इस 2 को इस साइड भेज देती हूँ, तो क्या हो जाएगा, डी ए अपॉन 2 क्या हो जाएगा, इसका एक एटम का रेडियाई हो जाएगा। तो निकल गया ना, अपॉन 2 आया है, मतलब हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, मतलब इस एटम की हाफ डिस्टेंस क्या होगी, डी ए अपॉन 2। अगर मैंने आपको बोला कि पूरे का 6 है, पूरे इन दोनों एटम का, जो ये पूरा मैंने रेड लाइन ड्रॉ किया हुआ है ना इतना लंबा वाला, देखो एक सेकंड में दूसरे कलर से करती हूँ, ये ब्लू देखो, अब ये ब्लू लाइन जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है ना इतना बड़ा, ये मैंने बोला ये डी ए है, डी ए है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इस पूरे को मैंने डी ए बोला, और आधे का आ रहे, आधे का आ रहे, ठीक है। तो मैंने बोला इनका हाफ करो, तुम क्या बोलोगे मैम, डी ए अपॉन 2 कर दो, हाफ हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, उसका कोवलेंट रेडियाई होमो का निकल के आ जाएगा। तो ऐसे निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन देखो, अगर मैंने बोला कि इफ़ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल इज 1.98 एंगस्ट्रॉम, देन RCl बराबर, मतलब Cl2 क्या, ये दो ऐसे एटम ड्रॉ करें और मैंने बोल दिया ये ऐसे, इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस, मैंने बोला ये वाली डिस्टेंस तुम्हारे पास 198 है, यानी कि क्या है ये 198, ये वाली डिस्टेंस मतलब क्या हो जाएगा, DCl ये है। तो आप क्या निकालना है, एक का निकालना है। ये फॉर्मूला मैंने बताया था ना अभी कि हाफ कर देना, अगर डी ए ये दे तो तुमने क्या करा, वो वैल्यू रखी अपॉन 2 कर दिया और ये आंसर निकल के आ गया। एक का निकालना है हाफ, अगर मैंने बोला कि एक का ये है तो दोनों पूरा डी ए निकालो तो आर ए प्लस आर ए कर देंगे, मतलब 0.99 प्लस 0.99 कर दो। क्या आया समझ में आता है। चलो अब ये होमोडाइएटॉमिक हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे हेटेरोडाइएटॉमिक। हेटेरोडाइएटॉमिक मतलब दोनों अलग अलग एटम होंगे। अब बेटा अगर दोनों अलग अलग एटम होंगे ना तो ये ओवरलैपिंग तो करेंगे, ऐसे ओवरलैपिंग कर लेंगे, बट इनका क्या होता है, इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मतलब ये ए एटम है और ये बी एटम है, ठीक है। अब ये बोलेगा कि मैं इलेक्ट्रॉन को लूँ, क्योंकि केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है, पैसा। ये बोलेगा मैं इलेक्ट्रॉन को खींचता हूँ, ये बोलेगा मैं इलेक्ट्रॉन को खींचता हूँ, तो इनमें से एक की पावर ज़्यादा होती है। पावर ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की पावर ज़्यादा होती है, उसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते थे। अभी तक इतना ध्यान रखना, इसी चैप्टर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लियर करेंगे हम। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, ये याद रखना है। तो इसको हेटेरोडाइएटॉमिक इसीलिए बोला क्योंकि दो डिफरेंट एटम थे। अलग एटम होंगे तो मेंटेलिटी भी अलग होती है अलग अलग लोगों की, राइट। तो उन्होंने क्या किया, एटम को अपनी तरफ खींच लिया। तो डी ए बी बराबर क्या हो जाएगा, आर ए प्लस आर बी। वही इसकी डिस्टेंस आर ए इतना की, देखो मैंने लिखा हुआ है नीचे, इसकी आर ए तो आर ए प्लस आर बी हो गया डी ए बराबर। बट यहाँ पे ऊपर भी सेम फॉर्मूला था, डी ए बी बराबर आर ए प्लस आर बी। बट यहाँ पे हमने हेटेरो बोला है ना, हेटेरो मतलब दो अलग अलग एटम है, अलग अलग एटम में होंगे तो उनके बीच में डिफरेंस भी अलग होगा। तो हमने बोल दिया कि उसमें से आप माइनस कर देना, -0.09 डेल एक्स,
मतलब ये फॉर्मूला है, बेसिकली ये याद रखना है। डेल एक्स क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। ये आपको आगे समझ में आएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ये फॉर्मूला बस लर्न रखना। तो ऐसे आप हेटेरोडायटोमिक का क्या रेडियस निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मैंने बोला कि कोवलेंट रेडियाई। अब देखो दो एटम जब एक दूसरे के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं ना बेटा, तो वो क्या होता है, सिंगल बॉन्ड भी बना सकते हैं, डबल बॉन्ड भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखती हूँ, अगर मैं बोलूँ कि ए सिंगल बॉन्ड ए, ये सिंगल लाइन बनी हुई है, इसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड बोलते हैं। बॉन्ड कैसे बनता है, ओवरलैपिंग से, इतना ध्यान रखना है अभी। फिर मैंने बोल दिया ए डबल लाइन बना दी तो डबल बॉन्ड बी या डबल बॉन्ड ए आ जाएगा। तो ए ट्रिपल बॉन्ड ए ही कर देती हूँ यहाँ पे, वरना आप कन्फ्यूज़ होंगे। ट्रिपल बॉन्ड ए, तो वन लाइन मतलब सिंगल बॉन्ड, टू लाइन मीन्स डबल बॉन्ड एंड दिस मीन्स ट्रिपल बॉन्ड, ये आपने बना दिए। अब जो इनके बीच में बॉन्ड होता है ना, सिंगल बॉन्ड मतलब एक बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड कोवलेंट रेडियाई, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, सिंगल बॉन्ड कोवलेंट रेडियाई, डबल बॉन्ड कोवलेंट रेडियाई, ट्रिपल बॉन्ड कोवलेंट रेडियाई। तो देखो जो जितने दो एटम के बीच में बॉन्ड बने हुए हैं ना, मैंने बोला कि मेरे पास ये दो एटम है, इनने अपने बीच में बॉन्ड बना लिया, तो इसको क्या बोलोगे, सिंगल बॉन्ड। तो इनका बॉन्ड ऑर्डर भी क्या होगा, वन। जितने इन दोनों एटम के बीच में बॉन्ड बने हैं वही उसका बॉन्ड ऑर्डर होगा दो एटम के बीच में, याद रखना है। ये वन बॉन्ड, टू बॉन्ड और ये थ्री बॉन्ड, तो ऐसे बोल देंगे आप, राइट। तो देखो फर्स्ट सिंगल बॉन्ड कोवलेंट रेडियाई में दो एटम कार्बन और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बना है, दो एटम हमने गिनेंगे है ना, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर वन, इसका टू और इसका थ्री, इस तरीके से हमने बोल दिया है 1 2 3। अब बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर दो एटम के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है उनका नंबर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर होता है, जो बना दिया है मैंने। अगर नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा होंगे तो उनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा, है ना। मैंने बोला ये सिंगल बॉन्ड है तो ये लो, अब डबल बॉन्ड है तो एक दूसरे को ज़्यादा अट्रैक्ट करके रखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड है ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर बॉन्ड बनेगा ना तो एक दूसरे के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा करेंगे। ये बॉन्ड बना सिंगल, ठीक है बन गया, वन बॉन्ड ऑर्डर। दो ये अट्रैक्शन ज़्यादा, पास आया, ट्रिपल बॉन्ड और पास आया, अट्रैक्शन ज़्यादा। तो बेटा जब ये अट्रैक्शन ज़्यादा करेंगे, बॉन्ड ज़्यादा तो अट्रैक्शन ज़्यादा मतलब पास आएंगे तो उन दोनों एटम क्या होंगे, ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी। ज़्यादा ओवरलैपिंग मतलब ज़्यादा इस तरीके से पास आके ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी है। ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी तो उन बॉन्ड के बीच की जो रेडियस होगी वो कम होगी ना। दोनों एटम के बीच की रेडियस अगर दोनों पास में आ जाएंगे इतना, तो बताओ मेरे को कि ये दोनों की बॉन्ड लेंथ मतलब इन दोनों एटम के बीच की लेंथ, ये इसकी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है, ये इसकी ज़्यादा है। ऑब्वियसली बात है इन दोनों की ज़्यादा है ना, क्यों, क्योंकि इनके बीच में बॉन्ड ओवरलैपिंग, अट्रैक्शन कम, अट्रैक्शन मतलब बिल्कुल पास चले गए। अब इसमें जो ट्रिपल बॉन्ड कोवलेंट रेडियाई है ना, इनके बीच में 3 बॉन्ड बना हुआ है, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड मतलब ये 3 बॉन्ड है। 3 बॉन्ड का मतलब आप क्या बोलोगे, मैम बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है जिसकी वजह से अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। बॉन्ड ऑर्डर मतलब बॉन्ड ही, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो इनका क्या होगा, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा क्योंकि ये पास आ जाएंगे। तो यहाँ मैंने बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लगाया हुआ है कि सिंगल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है क्योंकि अट्रैक्शन कम, बॉन्ड ज़्यादा तो अट्रैक्शन ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ लगाया ट्रिपल बॉन्ड में अट्रैक्शन ज़्यादा है इसलिए बॉन्ड लेंथ इसकी सबसे कम होगी, यहाँ मैंने लगा दिया है। एग्जाम्पल देखो मैंने लिया है यहाँ पे, अगर हम देखें n सिंगल बॉन्ड n डबल बॉन्ड n एंड n ट्रिपल बॉन्ड n, तो आप क्या बोलोगे, मैम सिंगल बॉन्ड है तो अट्रैक्शन कम होगा, डबल बॉन्ड है तो अट्रैक्शन ज़्यादा एंड ट्रिपल बॉन्ड है तो अट्रैक्शन और ज़्यादा। अट्रैक्शन ज़्यादा होता है तो बॉन्ड लेंथ कम होती है। और आप यहाँ हमसे क्या पूछ रहे हैं, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछ रहे हैं, तो बॉन्ड लेंथ किसकी सबसे ज़्यादा होगी, n सिंगल बॉन्ड n की, क्योंकि अट्रैक्शन कम होगा तो ओवरलैपिंग कम, जिसकी वजह से इनके बीच में डिस्टेंस क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। सेम केस ऑक्सीजन वाले में है ना। अब क्या होगा, अगर दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड ही हो, डबल बॉन्ड नहीं हो, तो आप साइज़ देखेंगे, साइज़ ज़्यादा तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा। अब हाइड्रोजन और क्लोरीन में क्लोरीन का साइज़ ज़्यादा होता है, क्यों होता है, इसी लेक्चर में आगे क्लियर होगा, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, बस याद रख लो, ठीक है मैम क्लोरीन का ज़्यादा होता है, इट्स ओके, है ना। यहाँ तक याद रखना है, बिल्कुल दिमाग ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, जितना पढ़ा रहे हैं वहीं तक लगाओ। और अगर आपको नोट्स बनाने की बात आती है बेटा, तो एग्जैक्टली स्क्रीनशॉट लेके रखिए आप। अगर इसको आप एग्जैक्ट नहीं लिख पा रहे तो स्क्रीनशॉट लिख के PDF बनाओ, ठीक है, प्रिंट आउट निकलवाओ, वरना फ़ोन से ही पढ़ लो आप, एक बार रिवाइज ही तो करना है आपको ये चीज़। तो क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड जो होगा ना, सिंगल बॉन्ड
दोनों में अगर सिंगल बॉन्ड दे दिया है तो साइज़ ज़्यादा और क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, यहाँ मैंने लिखा हुआ है। साइज़ क्लोरीन की ज़्यादा क्यों होती है ये आगे पढ़ेंगे आप, ठीक है, इसी लेक्चर में। अब देखो नेक्स्ट आएगा आयोनिक बॉन्ड। फर्स्ट नंबर पे हमने पढ़ लिया था कोवलेंट बॉन्ड, हमारा सेकंड नंबर पे आया है आयोनिक बॉन्ड। आयंस कैसे बनते थे मैंने बताया है, क्लास 8th में भी आता है, 7th में भी आता है, 9th में भी आता है, 10th में भी आता है, सब क्लास में पढ़ते हुए आए हैं कि आयंस क्या होते हैं। कभी भी कोई भी एलिमेंट या एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो क्या करता है, माइनस बाहर निकाला तो अपने ऊपर प्लस बना लेता है। अगर एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है मतलब माइनस को लिया तो अपने ऊपर माइनस बना लेता है ना। माइनस को दिया किसी को भी तो प्लस बना लिया, माइनस को लिया तो माइनस अपने ऊपर बना लिया। तो आप किसको बोलोगे कि इलेक्ट्रॉन डोनेट और एक्सेप्ट करके एलिमेंट अपने ऊपर प्लस और माइनस क्रिएट कर लेते हैं, इन्हीं को आप बोलते हो आयन, यानी कि केटायन एंड एनायन। एलिमेंट अपने ऊपर प्लस क्रिएट कर लिया दैट इज केटायन एंड ऊपर अपने ऊपर माइनस क्रिएट कर लिया दैट मीन्स एनायनिक रेडियाई। तो आपने ये बोल दिया है ना, इतना चीज़ याद रखना है आपको। तो केटायन और एनायन रेडियाई बन गया। हमने बोला एलिमेंट न्यूट्रल होता है, पहले तो कुछ भी चार्ज थोड़ी रहेगा उसके ऊपर, ना प्लस ना माइनस। एग्जाम्पल देखो इधर, अगर मैंने यहाँ पे ना सोडियम लिया है, सोडियम, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 281, राइट। अब जब सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 281 होता है, मैं स्टेबिलिटी के लिए इसमें से एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दूँ, -1 इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर Na+ आ जाएगा। अब यहाँ बाहर वाली शेल से निकलेगा ना पहले तो इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन जब ये हट गया है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, 2 और 8 हो जाएगा। 1 तो इलेक्ट्रॉन निकल चुका है यहाँ पे, राइट। तो आपने क्या बोला, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और ये 281 से 28 हो चुका है। तो क्या करा इसने, केटायन बना लिया, अपने ऊपर प्लस क्रिएट कर लिया तो इसने क्या बना लिया, ये केटायन बना लिया। ये हमने पढ़ा। अब आप देखेंगे कि केटायन रेडियाई क्या होती है। देखो बेटा, कोई भी एलिमेंट है हमारे पास ए, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, कोई भी एलिमेंट आपके पास ए है, न्यूट्रल तो आप समझते हैं ये सोडियम न्यूट्रल है, ना प्लस ना माइनस, तो ये ए है। इसमें से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, सपोज कि इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, इसके पास अभी हमने क्या करा है, ओनली कंसीडर करा है, इलेक्ट्रॉन है इस ए के पास 10 और प्रोटॉन भी क्या है, इलेक्ट्रॉन और किसी भी न्यूट्रल एटम के लिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या रहते हैं, हमेशा सेम रहते हैं, न्यूट्रल एटम के लिए, है ना। जैसे सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है, ये याद रखेंगे। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम, ठीक है। मैंने बोला कि प्रोटॉन, मैंने यहाँ से एरो लगाया और मैंने इसके ऊपर से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, यानी उस एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, इस पे इधर क्या था, 10 इलेक्ट्रॉन थे और इधर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे 10 - 1 तो क्या आ जाएगा, इधर 9 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। यहाँ पे मैंने 9 इलेक्ट्रॉन रख दिया। प्रोटॉन कहीं पे लिखा है क्या, मैंने नहीं, तो प्रोटॉन इधर भी 10 है और इधर भी 10 ही रहेगा, ठीक है। अब देखो न्यूक्लियस में क्या रहते हैं, प्रोटॉन, और बाहर कौन रोटेट करता है, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ मैंने लिख रखा है कि इधर प्रोटॉन कितना है, 10 प्रोटॉन है, इधर भी प्रोटॉन कितना है, 10 प्रोटॉन है, और इधर बाहर इलेक्ट्रॉन कितना है, 10 इलेक्ट्रॉन, बट इधर एक इलेक्ट्रॉन मैंने बाहर निकाल दिया था तो मेरे पास यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन ही रह गए। अब देखो तुम फर्स्ट वाले में देखो कि यहाँ पे जो 10 प्रोटॉन है वो 10 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हमने मान लिया माइनस प्लस को अट्रैक्ट करता है ना, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज, वो दोनों एक दूसरे को 10 को अट्रैक्ट कर रहे हैं। बट हम अगर इसे A+ की बात करते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 9 और प्रोटॉन 10 है, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर 10 p है, 10 प्रोटॉन है और शेल्स के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन है। तो आप क्या बोलोगे बेटा कि 10 प्रोटॉन में 9 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्यों ना अट्रैक्शन ज़्यादा कौन लगाएगा, 10 प्रोटॉन, बस 9 ही है, एक कम हो गया ना, तो ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा। तो आप क्या बोलोगे कि मैम 10 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब इसका साइज छोटा हो जाएगा, ये ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा। यहाँ पे तो 10 को कर रहा था, बट यहाँ पे तो 10 9 को ही कर रहा है, बस 9 को जल्दी से कर लेगा कि यहाँ पे तो एक कम है, जल्दी से कर लेते हैं। तो हम क्या बोल देंगे, जिसके ऊपर प्लस आ जाएगा उसका साइज थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो जो नॉर्मल न्यूट्रल एलिमेंट होता है उसका एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होता है केटायनिक रेडियस से, जिसके ऊपर प्लस आ जाता है। तो हम क्या बोल देंगे, A इज़ ग्रेटर देन A+, क्योंकि रीज़न मैंने ऊपर बता दिया है।
तो एक बेसिकली सिंपल सी थिंग आप क्या लर्न रख सकते हैं कि किसी भी एटम के ऊपर अगर प्लस आता है तो उसका साइज़ कम हो जाता है, प्लस ज़्यादा तो साइज़ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे मैंने आयरन +2 और आयरन +3 लिया हुआ है, तो आप बस एक कॉन्सेप्ट लगाना है, प्लस ज़्यादा साइज़ कम, तो +2 और +3 में से प्लस ज़्यादा किसका होगा, +3 का, तो इसका साइज़ कम कर दिया। जिसका प्लस ज़्यादा उसका साइज़ कम, जिसका प्लस ज़्यादा उसका साइज़ कम, सेम यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ पे एक रीज़न आएगा कि यहाँ पे मैंने सोडियम और मैग्नीशियम में ये इतना ज़्यादा साइज़ को क्या हुआ है, डिक्रीज़ किया हुआ है इन दोनों जगह पे। क्यों? देखो बेटा, सोडियम यहाँ पे था, इस सोडियम में से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल के इसको सोडियम प्लस बना दिया, तो हमको ये तो पता है प्लस ज़्यादा होता है तो मैम साइज़ कम हो जाता है। सेम वही कॉन्सेप्ट लगा है, प्लस ज़्यादा साइज़ कम, बट मैंने बोला यहाँ पे साइज़ ज़्यादा कम हो गया है सोडियम से सोडियम प्लस जाते टाइम। क्यों? क्योंकि देखो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बोला था मैंने, 281, यहाँ पे मैंने ऑर्बिटल वाला लिखा है। अब सोडियम प्लस का क्या हो जाएगा, ओनली 28, तो बेटा यहाँ से तो पूरा एक शेल ही गायब हो गया ना, तो शेल ही गायब होगा तो क्या होगा, शेल ही गायब, मैंने बोला ये एटम था, है ना, अब ये इसकी शेल्स थी और ये न्यूक्लियस था, तो अब मैंने बोला कि एक ये वाला जो शेल ही गायब हो गया यही रह गया, तो शेल ही गायब हो गया तो साइज़ और ज़्यादा कम हो जाएगा, इसलिए हमने क्या किया हुआ है यहाँ पे ज़्यादा डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाया हुआ है। सेम इज मैग्नीशियम। अब तुमको ये याद रखना है लिथियम और मैग्नीशियम में कि लिथियम क्या आता है, सेकेंड पीरियड में आता है ना, और ये क्या होता है, थर्ड पीरियड में आता है, तो प्लस ज़्यादा और साइज़ कम, तो इसमें भी क्या होगा, प्लस ज़्यादा और साइज़ कम हो गया। इसका फ़र्क कहाँ पड़ेगा, अगर आप 2 पीरियड जंप करते हैं ना तो पीरियड का फ़र्क पड़ता है, वरना प्लस ज़्यादा और साइज़ कम ही देखना है आपको। नेक्स्ट देखेंगे, एक्सेप्शन है बेरिलियम और एल्यूमिनियम का, कि आपको प्लस ज़्यादा साइज़ कम बस इसमें नहीं लगाना है, बाकी सब में लगा देना। ये लर्न रखना है दिमाग में कि एल्यूमिनियम +3 और बेरिलियम +2 में से एल्यूमिनियम +3 का साइज़ ज़्यादा होता है, ये एक्सेप्शन है। क्यों? देखो, क्योंकि जो बेरिलियम होता है ना, हम जो आयोनिक पोटेंशियल निकालते हैं, बेरिलियम पे चार्ज क्या है, 2 है तो ऊपर लिख दिया, इस पे चार्ज एल्यूमिनियम पे 3 नीचे ऊपर लिख दिया। इसकी रेडियस आपने 6 मानी है और इसकी 6.4 मानी है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे ना, ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल निकाला है हमने इस चीज़ को, और फिर सॉल्व किया है, कैलकुलेटिंग वैल्यू आई है, उससे आपने ये एक्सेप्शन देखा है कि बाकी सब में तो प्लस ज़्यादा साइज़ कम होता है, बट इसका आपको याद रखना है। नेक्स्ट आएगा एनायनिक रेडियाई। मैंने बोला कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपने ऊपर माइनस बना लेता है, तो आप क्या बोलोगे कि मैम फ्लोरीन होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 and 7, तो इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन दिया, +1 इलेक्ट्रॉन कर दूं तो +1 इलेक्ट्रॉन मतलब ऊपर माइनस आ जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 और 8, इस 7 में 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया ना मैंने, तो क्या हो जाएगा। अब देखो एग्जाम्पल ले रहे हैं कि इसके पास इलेक्ट्रॉन है कितना, 10, एक्स के पास, और प्रोटॉन भी क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन एलिमेंट के लिए सेम होता है, बट इधर मैंने 1 इलेक्ट्रॉन प्लस कर दिया, तो इधर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 10 + 1 11, और प्रोटॉन तो 10 ही रहेगा। अब यहाँ पे ये 10 प्रोटॉन इन 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, बट यहाँ पे ये 10 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब इस X- वाले में ज़्यादा पावर चाहिए इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए, तो आप क्या बोल दोगे कि मैम उसका जो साइज़ है ना वो क्या हो जाएगा, हल्का सा बढ़ जाएगा, क्योंकि वो खींच नहीं पाएगा 10 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को, वहाँ ऊपर तो 9 ही थे तो आराम से खींच लिया उसने फटाफट, यहाँ नहीं खींच पाएगा। तो आप क्या बोल दोगे, मैम जब माइनस होता है तो साइज़ ज़्यादा होता है, प्लस था तब साइज़ कम था, और माइनस था तो साइज़ क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है। यहाँ पर एग्जाम्पल लिख दिया मैंने, एक्स ज़्यादा और साइज़ ज़्यादा, सॉरी माइनस ज़्यादा और साइज़ ज़्यादा, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। नेक्स्ट देखो, आपको ऐसे दे दिया निकाल कर, तुमको कुछ नहीं करना है, कुछ भी कहीं से भी उठा के दे दे, तुमको बस माइनस देखना है। यहाँ पे मैंने कंबाइन दे दिया, माइनस ज़्यादा साइज़ ज़्यादा, सबसे ज़्यादा साइज़ माइनस होगा जिसके ऊपर उसका होता है, फिर जो न्यूट्रल होगा जिसके ऊपर कुछ भी नहीं होता, और सबसे कम साइज़ किसका होता है, जिस पे प्लस होता है। इधर देखो माइनस ज़्यादा साइज़ ज़्यादा, तो n-3 सबसे ज़्यादा -3, फिर -2 और फिर माइनस, तो आपने क्या लिख दिया, माइनस ज़्यादा और साइज़ ज़्यादा, प्लस ज़्यादा और साइज़ कम, तो Na+ और Mg+2 में किसका प्लस ज़्यादा है, Mg+2 का प्लस ज़्यादा, तो साइज़ क्या हो जाता है, कम, तो इसका ज़्यादा होगा ना जब प्लस ज़्यादा और साइज़ कम होता है, क्योंकि इसका तो +2 है ऊपर, राइट। तो ये आपको समझ में आ गया। थर्ड हम क्या देखेंगे, मेटेलिक रेडियाई।
मेटेलिक रेडियाई में आप क्या देखोगे कि कभी भी दो मेटल एटम अटैच्ड होते हैं ना बेटा, तो वो मेटेलिक बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड होते हैं। इनमें ओवरलैपिंग नहीं होती, बस टच हो गया, ऐसे टच हो गया। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई ओवरलैपिंग है? ओवरलैपिंग मतलब इन दोनों के अंदर चला जाता है, अंदर नहीं गया है ना। तो इस न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, ये वाला, इसी को आप क्या बोल देते हैं? मेटेलिक रेडियाई बोल देते हैं, क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग नहीं हुई है। तो इसको क्या बोलोगे कि मैम ये तो कोवलेंट रेडियाई से बड़ा होगा, मतलब साइज़ में। क्यों? क्योंकि कोवलेंट रेडियाई में तो मैम आपने ऐसे इनको एक दूसरे के अंदर डाल दिया था, ओवरलैपिंग करा दी थी, तो साइज़ कम हो जाएगा। इसमें तो बस टच हो रहा है तो साइज़ ज़्यादा होगा। करेक्ट बोल रहे हो। इसका इससे और कोवलेंट रेडियाई से और मेटेलिक रेडियाई में कंपेयर करते हो तो मेटेलिक का साइज़ क्या होता है? ज़्यादा आता है, क्योंकि इसमें बस टच हो रहा है। सेम डेफिनेशन तो सेम रहेगी, हाफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम, उसको ही बोल दोगे, फॉर्मूला भी सेम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे, निकालना है फॉर्मूला भी सेम। देखो मैंने बोला कि डी सी यू क्या है? 129 है, तो अपन 2 करते हैं हर फॉर्मूले में। यहाँ पे लिखा हुआ है मेटेलिक रेडियाई इज इक्वल टू कोवलेंट रेडियाई। अब देखते हो हम वॉन डेर वाल्स रेडियाई। अब वॉन डेर वाल्स रेडियाई क्या होती है बेटा? मैंने पहले भी बताया था कि एटम बस अट्रैक्शन फील करते हैं, एक दूसरे के पास नहीं आ रहे, ना वो टच हो रहे हैं ना वो ओवरलैपिंग कर रहे हैं, वो बस एक दूसरे से अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। ठीक है, तो उस अट्रैक्शन फील को, मानो तुम्हारा दोस्त बैठा है तुम्हारे पास में और बीच में कोई एक तुम बैठे हो यहाँ पे कोई तुम्हारा फ्रेंड बैठा है और उस फ्रेंड के बीच में कोई बैठा है जो तुमको दोनों को बात नहीं कर पा रहा, बट तुमको पता है ना मेरा दोस्त है भाई, तो बाहर मिलेंगे तो चिंता मत कर। तो क्या हो रहा है, वो बीच वाले से तुमको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तुम दोनों आराम से क्या हो, अट्रैक्शन फील कर रहे हो। हाँ ठीक है, बाहर मिलेंगे, फ़ोन पे बात करेंगे, मस्त चैटिंग करेंगे, तुम्हें अट्रैक्शन फील हो रहा है, पर तुम्हारे बीच में बॉन्ड तो है, अट्रैक्शन फील हो रहा है। मतलब तुम देखो बीच में दोस्त आ गया ना, तो इतना बड़ा रेडियाई तुम्हारा, याद रखना ये चीज़, बीच में तुम्हारा फ्रेंड है तो वॉन डेर वाल्स रेडियाई जस्ट अट्रैक्शन होता है, ये कोई ओवरलैपिंग या टच वाला सीन नहीं होता है। तो आप इसको क्या बोल दोगे? वॉन डेर वाल्स रेडियाई बोल दोगे। और एक और चीज़ क्या बोलोगे? ये ओनली वॉन डेर वाल्स रेडियाई इनर्ट गैस, यानी कि हीरे, नीलम और कोहिनूर जैसे रत्न इन्हीं पर लगती है और किसी पे वॉन डेर वाल्स रेडियाई फील नहीं होती है। अब देखो अट्रैक्शन है ओनली, ये देखो लाइन ओनली अट्रैक्शन बता रहा है, वो भी हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ही बोलेंगे, बट फिर भी ज़्यादा होगा ना। तो सबसे ज़्यादा तो कौन सा होगा? वॉन डेर वाल्स। उसके बाद मेटेलिक, क्योंकि ओनली टच था, वॉन डेर वाल्स ओनली अट्रैक्शन था, कोवलेंट में तो आराम से चलो भैया। तो रेडियाई तो रेडियाई क्या हो जाएगा इसका? कोवलेंट का सबसे कम हो जाएगा, मैंने यहाँ कुछ लिखा हुआ है, कोवलेंट रेडियाई सबसे कम, देन मेटेलिक और वॉन डेर वाल्स क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है। वॉन डेर वाल्स क्या होती है? जितनी कोवलेंट है ना उसको डबल होती है वॉन डेर वाल्स, क्योंकि कोवलेंट में तो ओवरलैपिंग हो जाती है, मेटेलिक में ओनली क्या होता है? टच होता है ऐसे, और वॉन डेर वाल्स दूर से हेलो हाय बाय बाय, राइट। तो ये होता है। अब देखो 30 मिनट का लेक्चर हो चुका है, तो बाकी हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा, अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप